हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। सो आज बारी है बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज के पीवाई क्यूज की। हम लोगों ने बाकी सारे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीवाई क्यूज कवर कर लिए, ठीक है। 5 यूनिट्स हैं टोटल मैक्रो में। तो 4 यूनिट्स के मैंने पीवाई क्यूज डाल दिए हैं, वो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी अब हम करेंगे बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। 6 नंबर की सिंपल सी यूनिट है और बहुत छोटे से इसमें टॉपिक्स हैं। तो जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट चेक करने हैं, टॉपिक समझना है, तो उसके लिए आप लोग वन शॉट वीडियोस चेक कर सकते हो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिमेन्ड नेट सेलर इन द इंडियन कैपिटल मार्केट्स ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट में नेट सेलर हैं, ठीक है। नेट सेलर यानी कि उन्होंने सिक्योरिटीज इंडिया में सेल कर दी। State and discuss the likely effects of the given statement on foreign exchange rate with reference to the Indian economy। तो इस स्टेटमेंट का आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट पे इम्पैक्ट बताना है। तो देखो लिखा हुआ है इसमें, सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल लीड टू फॉल इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इकोनॉमी। मतलब क्या है कि अगर बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अगर अपनी सिक्योरिटी इंडियन मार्केट में सेल कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंडियन मार्केट में अगर सेल कर दी, तो मतलब क्या है कि हमारी कंट्री से आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, कि मान लो ये है इंडिया और ये है हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, सो इन इन्वेस्टर्स ने अपनी सिक्योरिटी सेल कर दी। ठीक है, सिक्योरिटी सेल कर दी, इन्वेस्टमेंट्स बेच दी। सो हमारे पास से, इंडिया के पास से क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी के, जो इनफ्लो है वो कम हो जाएगा। वही लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस सिचुएशन माइट लीड टू एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। तो एक तो सप्लाई कम होगी, मतलब इनफ्लो कम होगा एक्सचेंज का। दूसरा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम आउटफ्लो की बात कर रहे हैं ना। हम पे करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, पे करेंगे मतलब आउटफ्लो, तो हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अराइज होगी। ठीक है, एज अ रिजल्ट अ न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड विच विल बी हायर देन द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट। विच, इससे क्या होगा, डेप्रीसिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी का। ठीक है, ओके। तो देखो, लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा और यहीं पे इसको लिखेंगे। देखो, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी इंडिया में। तो हमारे पास से तो फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो करने के लिए हमें डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। तो मान लो कि हमारे पास ये एक, हम डायग्राम बनाते हैं, ये देखो, ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ये है अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा एक्सचेंज रेट आ जाएगा। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि डिमांड इंक्रीज होगी इस पॉइंट की वजह से, तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा राइट में। ये हो गया न्यू डिमांड कर्व, और यहाँ से हमारे पास एक नया एक्सचेंज रेट आएगा जो कि हायर होगा, पहले से ज्यादा आएगा। तो एक्सचेंज रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रिसिएट होगी। ठीक है, ओके, ठीक। चलो, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, मेनी लार्ज एमएनसीज हैव रिसेंटली शिफ्टेड देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम चाइना एंड हैव स्टार्टेड देयर प्रोडक्शन इन इंडिया, देयर बाय बूस्टिंग द मेक इन इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी एमएनसी हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स चाइना से हटाकर इंडिया में शिफ्ट करी, मतलब इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में एमएनसी सेटअप हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, सो प्रिज्यूमिंग अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, discuss the effects of the given statement on foreign exchange rate with reference to the Indian economy। So again हमें इस स्टेटमेंट का, इस पॉइंट का इम्पैक्ट बताना है ऑन द एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये चेक करना कि डिमांड में चेंज आ रहा है या सप्लाई में चेंज आ रहा है, और फिर सोचना कि रेट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, सो देखो, अगर एमएनसी इंडिया में सेटअप होंगी तो ऑफ कोर्स इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। देश में सप्लाई इंक्रीज होगी, इनफ्लो का मतलब होता है सप्लाई। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट्स बाय लार्ज एमएनसीज इन इंडिया विल इंश्योर ग्रेटर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज
लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो अगर इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ेगा तो उससे देश में फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सप्लाई का मतलब ही क्या है, इनफ्लो। ओके, so this situation may result into excess supply of foreign currency in the economy at the prevailing foreign exchange rate। ठीक है, अब अगर सप्लाई इंक्रीज होगी, तो जब भी सप्लाई ज्यादा होती है ना, जब भी सप्लाई इंक्रीज होती है तो एक्सचेंज रेट कम हो जाता है। तो यही लिखा है, अ न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी डिटरमाइंड विच विल बी लोअर देन द प्रिवेलिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, वैसे भी सोचो कि किसी कमोडिटी की अगर इकोनॉमी में सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सप्लाई है, बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं बट खरीदने वाले इतने नहीं है, तो ऑफ कोर्स प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो साइड में प्रेजेंटेशन के लिए। तो मान लो ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब अगर सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व आएगा राइट वर्ड में, ये न्यू सप्लाई कर्व, और जो नया एक्सचेंज रेट रेट आएगा वो नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सप्लाई बढ़ी, एक्सचेंज रेट कम होगा, जिससे क्या होगा, हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्योंकि एक्सचेंज रेट कम हो गया है। ठीक है, एक्सचेंज रेट कम होता है तो एप्रिसिएशन होता है। सिंपल चीज है कि $1 अगर पहले 80 रुपीज का था, ठीक है, अब वही $1 70 रुपीज का हो गया है, तो हम इसे बोलते हैं हमारी करेंसी का एप्रिसिएशन हुआ है, रुपीज का एप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, ओके। सो ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको इस तरह से 3 पॉइंट्स में लिखना है, और साथ में आप ये डायग्राम जो है वो रफली बना सकते हो। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है, स्टेट गिविंग वैलिड रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला पॉइंट है, करंट अकाउंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रिकॉर्ड्स ओनली द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो बीओपी में जो करंट अकाउंट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स आते हैं क्या? नहीं, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, क्योंकि करंट अकाउंट में तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये तो लेते ही हैं, इसके साथ साथ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी लेते हैं। इसके साथ साथ अगर और कोई इनकम है जैसे कि डिविडेंड है, प्रॉफिट है, रेंट है, तो वो भी हम लोग इसी में करंट अकाउंट में काउंट करते हैं। तो यही लिखा है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एज द करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स यूनिलेटरल ट्रांसफर्स अलोंग विद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सो ओनली जहां पे भी लिखा हो मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना पड़ेगा। ओके, दूसरा पॉइंट है, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन द डेबिट साइड। सो जो बोरोइंग्स हैं, बाहर से हमें बोरोइंग्स मिली हैं, वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी में चेंज आ रहा होता है। ठीक है, एसेट लाइबिलिटी में अगर चेंज आता है एक देश में तो वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, तो बोरोइंग्स आते तो कैपिटल अकाउंट में, इतना तो सही है। लेकिन डेबिट साइड में आते हैं क्या? नहीं, डेबिट साइड में तो सारे आउटफ्लो आते हैं। ठीक है, अगर आप बोरो कर रहे हो तो आपके पास पैसा आया है, यानी इनफ्लो हुआ है, और इनफ्लो आते हैं क्रेडिट में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि बोरोइंग्स जो है वो आएंगी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनफ्लो हुआ है। ओके, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट होता है, ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ अ कंट्री इज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। तो मतलब क्या है कि अगर एक देश में, एक इकोनॉमी में करंट अकाउंट डेफिसिट शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ट्रेड में भी डेफिसिट होगा। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है बीओटी का डेफिसिट। ठीक है, मस्ट एग्जिस्ट मतलब अगर सीएडी है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो ट्रेड डेफिसिट होगा ही होगा। कैसा होता है? डिफ्यूट, सॉरी, डिफेंड या रिफ्यूट, हमें बताना है। तो दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। क्यों? क्योंकि गलत है स्टेटमेंट। क्योंकि जो करंट अकाउंट है ना, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ना। जब हम बनाते हैं बीओपी, तो करंट अकाउंट में आपके पास 4 आइटम्स आते हैं टोटल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यूनिलेटरल और इनकम एंड पेमेंट्स। ठीक है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ विजिबल्स की। बीओटी है ना, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ बात करते हैं विजिबल्स की। तो हो सकता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो अकर करे बट करंट अकाउंट सरप्लस में हो, ऐसा जरूरी हो सकता है ना। सो यही लिखा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट अकर्स व्हेन द फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स ऑन अकाउंट ऑफ विजिबल, इनविजिबल current transfers are in excess over the receipts of visible, इनविजिबल एंड करंट ट्रांसफर्स। तो बोल क्या रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट की इन्होंने डेफिनेशन लिखी है कि जब आउटफ्लो ज्यादा होंगे इनफ्लो से, और आउटफ्लो और इनफ्लो किस चीज के? विजिबल्स, इनविजिबल्स और करंट ट्रांसफर्स के। ठीक है,
तो लिखा हुआ है अ कंट्री में फेस अ सिचुएशन ऑफ सीएडी इवन इफ द कंट्री हैज ट्रेड सरप्लस, ठीक है, विद ग्रेटर नेगेटिव बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो ऐसा हो सकता है कि देश में करंट अकाउंट डेफिसिट है लेकिन जो बीओटी है वो सरप्लस में हो, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, रिफ्यूट है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ट्रेड डेफिसिट तो बस एक छोटा सा कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि करंट अकाउंट तो डेफिसिट शो करे लेकिन बीओटी में हमारा सरप्लस हो, तो ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। फ्री एक्सचेंज रेट, फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट किस तरह से फिक्स किया जाता है। सो फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट का मतलब है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसमें किस तरह से हम रेट को फिक्स करते हैं वो आपको बताना है। सो देखो, फ्री एक मार्केट में किस तरह से एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है कि ये तो हमारी डिमांड होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोपिंग, ये होता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जहां पे भी इंटरसेक्ट करते हैं आपके पास इक्विलिब्रियम रेट निकल के आ जाता है, ठीक है। सो मार्केट के अकॉर्डिंगली एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है अंडर द फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो लिखा है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज एस्टैब्लिश्ड at a point where the quantity demanded and quantity supplied of foreign exchange are equal, ठीक है। इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इफ डिसइक्विलिब्रियम अकर्स इट में लीड टू सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। तो अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन हो या फिर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन हो, ओके। तो ऑफ कोर्स मार्केट क्या करेगी, डिमांड सप्लाई को एडजस्ट करके वापस से रेट को इक्विलिब्रियम पे ले आएगी। तो बेसिकली फिर ये मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स किया जाता है, मार्केट के थ्रू, डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन के थ्रू, ठीक है। सो दिस implies दैट द फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई will operate in such a manner that the equilibrium rate of exchange is automatically restored. So डिमांड सप्लाई के थ्रू एक्सचेंज रेट अगर ज़्यादा हुआ या एक्सचेंज रेट अगर कम हुआ, सो डिमांड सप्लाई उसे एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम पे लेके आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट में किस तरह से एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है, ठीक है, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब आता है बहुत बारी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। सो दो तरह की ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक तो ऑटोनॉमस, दूसरा अकोमोडेटिंग। ऑटोनॉमस कौन सी होती है, मीनिंग में लिखा है, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। मीनिंग लिखा है ऑटोनॉमस में, रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विच टेक प्लेस ड्यू टू सम इकोनॉमिक मोटिव, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमारा इकोनॉमिक मोटिव है, उसके लिए जो ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स या आइटम्स, ठीक है। अकोमोडेटिंग होते हैं वो आइटम्स जो कि किए जाते हैं ताकि हम बीओपी में जो डेफिसिट या सरप्लस है उसको कवर कर पाए। तो बीओपी का जो भी डेफिसिट है, सरप्लस है, उसको सही करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, ठीक है। इफेक्ट की बात करें तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी अकाउंट। बीओपी के स्ट्रक्चर से ऑटोनॉमस को कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स तो डिपेंड होती हैं ऑन बीओपी अकाउंट ओनली, क्योंकि बीओपी में सरप्लस और डेफिसिट को एडजस्ट करने के लिए ही ये ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। तो अकोमोडेटिंग डिपेंडेंट होती है ऑन द बीओपी सिचुएशन, ठीक है। करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट की बात करें तो जो ऑटोनॉमस आइटम्स हैं वो करंट और कैपिटल दोनों में ही हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स की तो दे टेक प्लेस ओनली ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऑल्टरनेट नेम, ऑटोनॉमस को हम बोलते हैं अबव द लाइन आइटम्स और अकोमोडेटिंग को बोला जाता है बिलो द लाइन आइटम्स, ठीक है, ओके। कि मान लो अगर गवर्नमेंट को डेफिसिट को सही करना है, बीओपी में डेफिसिट आया है अगर, तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करेगी, करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट है तो डेफिसिट को सही करने के लिए गवर्नमेंट हो सकती है पैसा बोरो कर ले, ठीक है, बोरो कर रहे हैं तो डेफिसिट को सही करने के लिए किया गया है वो अकोमोडेटिंग आइटम होगा, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमी के लोगों ने एक्सपोर्ट्स करें, इंपोर्ट्स करें तो वो प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं, तो वो ऑटोनॉमस का पार्ट होता है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमें क्लियर रखना है, ओके। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन
Current account deficit in an economy must be financed by a corresponding capital account surplus. So current account में अगर डेफिसिट होता है तो उसको फाइनेंस करेंगे, कवर अप कैसे करेंगे हम? कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से। क्या आप अग्री करते हैं स्टेटमेंट से? बिल्कुल यस, दिस स्टेटमेंट कैन बी अग्रीड अपॉन सिंस इन अकाउंटिंग सेंस करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वल टू जीरो। बेसिकली अकाउंटिंग सेंस में जो बीओपी है वो बैलेंस्ड माना जाता है। ठीक है, so if an economy is facing the situation of current account deficit, the same must be financed through surplus in the capital account। ठीक है, करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट आया है तो ऑफ कोर्स हम या तो बोरोइंग्स करेंगे या फिर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे उस डेफिसिट को सही करने के लिए, जिसको हम करंट कैपिटल अकाउंट का सरप्लस बोलेंगे। ठीक है, सो सीएडी में बी सेट ऑफ थ्रू नेट कैपिटल इनफ्लोस, जैसे कि सेलिंग ऑफ एसेट्स, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मे बी इंस्ट्रूमेंटल इन बैलेंसिंग सीएडी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट। तो करंट अकाउंट का डेफिसिट सही करने के लिए हम कैपिटल अकाउंट के सरप्लस को यूज करते हैं। ओके, ठीक, डन। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट विटनेस्ड अ शार्प टर्न अराउंड ड्यूरिंग 23-24 विद नेट एफपीआई इनफ्लोज ऑफ $32.4 बिलियन। ठीक है, 32.4 बिलियन इन विच सब अकाउंट एंड ऑन विच साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट द अबव ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, सो एफपीआई में एक शार्प टर्न अराउंड देखने के लिए मिला है विद नेट इनफ्लोज ऑफ 32.4 बिलियन। हमें बताना है कि बीओपी के कौन से अकाउंट में और कौन सी साइट पे हम इसे शो करेंगे। सो देखो लिखा हुआ है एफपीआई इन इंडिया इन द फिस्कल ईयर 23-24 विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि इनफ्लो की बात हुई है, और कैपिटल अकाउंट में आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। ठीक है, सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एज इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इनफ्लो होगा तो क्रेडिट में आएगा। दूसरा, 10 सच ट्रांजेक्शन्स आर डॉक्यूमेंटेड इन द कैपिटल अकाउंट एज दे रिफ्लेक्ट द चेंज इन द ओनरशिप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिंपल बात है, इन्वेस्टमेंट्स हैं तो देश में जो एसेट्स हैं, देश के जो इकोनॉमी के जो एसेट्स हैं उनमें चेंज आएगा, उनकी ओनरशिप में चेंज आएगा, तो ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, ओके, डन। देन इसके बाद सिंपल क्वेश्चन, स्टेट द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में डेफिनेशन लिखी है, व्हेन ऑटोनॉमस रिसीट्स फॉल शॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमस पेमेंट्स ड्यूरिंग अ गिवन फिस्कल ईयर इन एन इकोनॉमी। जब ऑटोनॉमस रिसीट्स जो है वो कम होती हैं, ऑटोनॉमस पेमेंट्स ज्यादा होती हैं, तो हम उसे बीओपी का डेफिसिट बोल सकते हैं। ठीक है, अब ऑटोनॉमस क्यों यूज किया है यहाँ पे? क्योंकि अकोमोडेटिंग तो भाई बेसिकली कवर करने के लिए, जो गैप है उसे कवर करने के लिए की जाती है ना। तो बीओपी में डेफिसिट है, सरप्लस है, वो किससे पता चलेगा? ऑटोनॉमस रिसीट से पता चलेगा। ठीक है, उस डेफिसिट या सरप्लस को सही करने के लिए हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस पेन से लिखा जाए? चलो देखो, दिया हुआ है मिस्टर स्पेक्टर अ नॉर्मल रेजिडेंट Mr. Spector, a normal resident of XYZ country, took a $1 million loan from an overseas bank to expand his manufacturing business। तो मिस्टर स्पेक्टर है, XYZ कंट्री के रेजिडेंट हैं, उन्होंने एक फॉरेन बैंक से लोन लिया है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग द सेम ईयर द गवर्नमेंट ऑफ XYZ country borrowed $5 billion from an international financial institution to cover the BOP deficit prevailing in the country। तो सेम ईयर में उसी कंट्री की गवर्नमेंट ने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है बीओपी के डेफिसिट को कवर अप करने के लिए। ठीक है, Mishika, an economics student, read the above information and identified both the transactions cited as autonomous transaction in the BOP of XYZ country। तो मिशिका एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है जिसने इन दोनों ही ट्रांजेक्शन्स को, स्पेक्टर की ट्रांजेक्शन और गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन को ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन कंसीडर कर दिया। ठीक है, अब हमें बताना है, डू यू अग्री विद मिशिकाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट? क्या आप बता सकते हो कि मिशिका सही है? ठीक है, और हमें रीजन दे रहे हैं। सो देखो,
दो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। एक तो मिस्टर स्पेक्टर ने जिन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लोन लिया है, यानी कि वो उनकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए लिया है, यानी प्रॉफिट बनाने के लिए किया है। तो प्रॉफिट बनाने के लिए अगर आप ट्रांजेक्शन्स करते हो तो वो तो ऑटोनॉमस होती हैं। ठीक है। सो लिखा हुआ है द लोन टेकन बाय मिस्टर स्पेक्टर कैन बी क्लासिफाइड एज एन ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि वो बीओपी की सिचुएशन से इंडिपेंडेंट है और प्रॉफिट मोटिव के लिए की गई हैं। ओके। दूसरी बात अगर हम करें, गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है वो बीओपी के डेफिसिट को कवर करने के लिए लिया है, वो तो अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था। तो लिखा है हाउएवर, हाउएवर loan taken by the government in this case can be classified as a accommodating transaction। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजेक्शन्स हम बीओपी के सरप्लस या डेफिसिट को कवर करने के लिए करते हैं और इनका प्रॉफिट मोटिव से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। सो मिशिका आधा सही बोली आधा गलत बोला। तो जो स्पेक्टर वाली ट्रांजेक्शन है वो तो ऑटोनॉमस है। ठीक है, ऑटोनॉमस है। लेकिन जो गवर्नमेंट वाली ट्रांजेक्शन है वो कैसी है? अकोमोडेटिंग है। तो आपको विद रीजन अच्छे से एक्सप्लेन करना था। ठीक है, ये डन। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। गिवन है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट और सप्लाई में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर रेट बढ़ेगा, अगर रेट बढ़ेगा तो देश में सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर रेट कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी। सिंपल चीज़ है, आपने 11th में पढ़ा होगा, प्राइस और सप्लाई का रिलेशन। अगर एक प्रोड्यूसर के पॉइंट से बात करें, अगर रेट ज़्यादा है, प्राइस बढ़ रहा होता है, तो एक सप्लायर चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल करूँ। ठीक है, बेचूं जिससे प्रॉफिट बन पाए। तो ऑफकोर्स अगर रेट बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, तो सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो येस, व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट राइजेस, when foreign exchange rate rises, the goods in the domestic market become relatively cheaper for the buyers of the rest of the world। तो अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है, ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है यानी कि डेप्रिसिएशन हो रहा है हमारी अपनी करेंसी का, तो उस केस में जो बाहर के लोग हैं उन्हें हमारे डोमेस्टिक गुड्स सस्ते पड़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा? देयर बाय इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट्स, और जिससे डिमांड बढ़ेगी एक्सपोर्ट्स की। ठीक है, डिमांड बढ़ेगी एक्सपोर्ट्स की। और लिखा है विच इन टर्न में लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे बढ़ेंगे। ठीक है जी, मतलब क्या है? फिर से समझ लेते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, तो मान लो एक्सचेंज रेट कैसे बढ़ रहा है, देखो। सपोज $1 पहले 80 रुपीज का था, अब वही $1 60 रुपीज का हो गया है। ठीक है, सॉरी 60 नहीं, $1 पहले 80 का था, अब वही $1 100 रुपीज का हो गया। ठीक है। सो मतलब क्या है कि हमारे रुपीस जो है वो डेप्रिसिएट हो गया। और जब भी करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है तो देश से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर सामान हमारा खरीदेंगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। देश में फॉरेन एक्सचेंज का इन्फ्लो होगा, इन्फ्लो होगा तो सप्लाई बढ़ेगी। तो वही चीज इसमें मेंशन है। ओके। तो यस, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है एक्सचेंज रेट और सप्लाई के बीच में। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। बोला है इसमें, अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, under the flexible exchange rate system, the central bank does not intervene in the foreign exchange market। Justify the statement। तो फ्लेक्सिबल के केस में क्या सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करता है? द आंसर इज यस। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो मार्केट होती है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, उसके थ्रू एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है, जिसमें सेंट्रल बैंक का कोई रोल नहीं होता। तो वही सेम एक्सप्लेनेशन लिखा है इसमें कि अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। सो जहां भी क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई इक्वल होंगे, वहां पे हमारा रेट फिक्स हो जाता है। ओके। तो इस केस में सेंट्रल बैंक इंटरवीन नहीं करता है इन दी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। लेकिन लेकिन एक सिस्टम है जिसमें सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, और वो होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसके केस में सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन करता है। ठीक है। ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ होम करेंसी डेप्रिसिएशन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ अ नेशन। तो ऑलरेडी डिस्कस है,
अगर होम करेंसी यानी कि रुपीस का डेप्रिसिएशन होता है तो उसका एक्सपोर्ट पे आपको इम्पैक्ट बताना है। तो लिखा हुआ है सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी इज रेफर्ड टू एज अ सिचुएशन ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी का प्राइस कम हो रहा है इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। ठीक है, सो अगर डेप्रिसिएशन होता है होम करेंसी का, डोमेस्टिक करेंसी का, तो उससे एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं, प्रमोट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो गुड्स हैं वो बाहर की कंट्रीज के लिए चीपर माने जाएंगे, सस्ते माने जाएंगे, और उससे क्या होगा, हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, देश में इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, ओके। अच्छा, कैसे हो रहा है ऐसा समझ लेते हैं। देखो, मान लो $1 जो था पहले 80 का था, अब वही $1 100 रुपीज का हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऐसे समझो कि पहले $1 में 80 यूनिट्स आती थी। ठीक है, अब उसी $1 में 100 यूनिट्स आ जाएंगी। मतलब यूएसए वालों को तो फायदा है कि पहले $1 में 80 यूनिट्स मिल रही थी, अब उसी $1 में 100 यूनिट्स मिलेंगी। तो क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान इंडिया से खरीदेंगे, यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो अगर डेप्रिसिएशन होता है इंडियन रुपीस का, डोमेस्टिक करेंसी अगर डेप्रिसिएट होती है तो उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं। ओके, देन इसके बाद अब देखो क्वेश्चन बोला है इसमें, द सेंट्रल बैंक नीड्स टू इंटरवीन अंडर द मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? यस, अंडर द मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम सेंट्रल बैंक अलाउज द एक्सचेंज रेट टू बी डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब मैनेज्ड फ्लोटिंग के केस में भी जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस ही डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही सेट होता है। लेकिन अगर सेंट्रल बैंक चाहे तो वो बीच में दखल अंदाजी कर सकता है, इंटरवीन कर सकता है, और एक्सचेंज रेट को ऊपर नीचे कर सकता है अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो इट में बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। तो बेसिकली एक डिजायर्ड रेंज के अंदर एक्सचेंज रेट को रखने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। ठीक है, ये भी डन। देन इसके बाद सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट सरप्लस। तो देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ विजिबल्स की, बट करंट अकाउंट में तो हम बहुत सारे आइटम्स की बात करते हैं। तो लिखा हुआ है सरप्लस इन बीओटी अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल्स। सो बेसिकली बीओटी सरप्लस क्या है? बीओटी सरप्लस है जब एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल्स ज्यादा होगा इंपोर्ट ऑफ विजिबल से। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बीओडी सरप्लस। बट करंट अकाउंट सरप्लस क्या है? करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है कि जब एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल्स और इनविजिबल्स, ठीक है, इसके साथ साथ यूनिलेटरल रिसीव्ड ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इंपोर्ट ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल। ठीक है, एंड यूनिलेटरल पेड। तो बेसिकली एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो ये लिखा है करंट अकाउंट सरप्लस अराइजेस व्हेन रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल्स, इनविजिबल्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर मोर देन द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ठीक है, तो सिंपल आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है। ओके, देन इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा ट्रू एंड फॉल्स। तो दिया हुआ है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। हमने बाहर इन्वेस्ट किया, ठीक है, वहां से हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो क्या वो क्रेडिट साइड पे आएगा? बिल्कुल आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। रीजन लिखना क्यों? क्योंकि इनफ्लो हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, बट क्या वो कैपिटल अकाउंट में आएगा? द आंसर इज नो, करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, डिविडेंड जो है वो इनकम है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, वो करंट अकाउंट में शो होती है। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा होता ना, ये डिविडेंड नहीं लिखा होता, डिविडेंड नहीं लिखा होता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा होता, तो फिर कैपिटल में आता। बट डिविडेंड जो है वो करंट अकाउंट में आता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो क्रेडिट में आएगा बट करंट अकाउंट में। ओके, दूसरा है, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी विल लीड टू प्रमोशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। डेप्रिसिएशन से इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, देन इसके बाद क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो सिंपल फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस लिखना है। तो देखो बुक से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है।
इसको देख लेते हैं एक बारी। मेंशन्ड है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। तो फिक्स्ड के केस में जो एक्सचेंज रेट है इट इज ऑफिशियली फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिक्स करती है या तो गोल्ड के टर्म्स में या फिर जनरली यूएस डॉलर के टर्म्स में। ठीक है। फ्लेक्सिबल में बात करें तो जो एक्सचेंज रेट है वो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू फिक्स किया जाता है। ओके। गवर्नमेंट का कंट्रोल, तो फिक्स्ड के केस में कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल के केस में कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। ठीक है। देन स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल के केस में जो एक्सचेंज रेट है, सॉरी फिक्स्ड के केस में जो एक्सचेंज रेट है वो जनरली स्टेबल रहता है। ठीक है, फिक्स्ड रहता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। बट फ्लेक्सिबल के केस में जो रेट है वो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता है। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू मेंटेन दी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एट अ पर्टिकुलर लेवल। सो फिक्स्ड के केस में गवर्नमेंट को एक्सचेंज रेट रिजर्व्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं ताकि वो एक्सचेंज रेट को फिक्स रख पाए। ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल के केस में क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो नहीं चाहिए होते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मार्केट के थ्रू एक्सचेंज रेट फिक्स किया जाता है। ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो इसमें लिखा है कि फिक्स्ड के केस में डेप्रीसिएशन नहीं चलता, डीवैल्यूएशन चलता है। डीवैल्यूएशन यानी कि जब गवर्नमेंट इंटेंशनली हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, और रीवैल्यूएशन होता है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ा दी जाती है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। और फ्लेक्सिबल के केस में बात हम करते हैं डेप्रीसिएशन की और एप्रीसिएशन की। मीनिंग सेम है, बस एक्सचेंज रेट अलग है दोनों में। ओके, ये डन हो गया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, ये क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी करा भी। गिवन है accommodating transactions are undertaken to maintain stability in the balance of payment account। accommodating transactions हम बीओपी में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए करते हैं। जस्टिफाई दी स्टेटमेंट, तो लिखा हुआ है, सिंपल चीज है। accommodating transactions in the BOP are non market driven transactions undertaken by the government or central bank to cover imbalances in the BOP। imbalance का मतलब डेफिसिट या सरप्लस। ठीक है। सो दीज ट्रांजेक्शन्स आर यूज टू ब्रिज गैप्स व्हेन देयर इज अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, जैसे कि बोरोइंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या ड्रॉइंग डाउन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ताकि हम डेफिसिट को सही कर पाए। तो सिंपल चीज है कि बीओपी में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ठीक है। देन इसके बाद अगला सवाल है ये वाला, दिया हुआ है, डिस्कस एनी टू फैक्टर्स विच डायरेक्टली अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ नेशन। तो आपको फैक्टर्स बताने हैं, सोर्सेज बताने हैं डिमांड की। सो डिमांड का मतलब होता है आउटफ्लो। आपकी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो कब कब होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, दो ही पॉइंट्स पूछे हैं, मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट्स लगा दिए हैं। पहला लिखा है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको गुड्स बाहर से इंपोर्ट कराने हैं, खरीदने हैं, तो ऑफकोर्स पेमेंट तो उसी करेंसी में करोगे जहां से मंगवाए हैं गुड्स। तो बाहर की करेंसी की आप डिमांड करोगे क्योंकि आपके पास से आउटफ्लो होगा। ठीक है। सो डिमांड होगा इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स। दूसरा है, अगर हम टूरिज्म की बात करें, ठीक है, आप कहीं बाहर अगर घूमने जा रहे हो किसी दूसरे नेशन में, कंट्री में, तो वहां की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, आप डिमांड करोगे फॉरेन एक्सचेंज का। टूरिज्म। ठीक है। यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट अब्रॉड, अगर हमें बाहर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भेजने हैं, कोई गिफ्ट डोनेशन सेंड करनी है, तो उस केस में भी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होती है, अगेन डिमांड होगी। ठीक है। इसी तरह से परचेज ऑफ एसेट्स इन फॉरेन कंट्रीज, अगर हम परचेज करना चाहते हैं कोई भी एसेट, जैसे कि लैंड है, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, इन दी फॉरेन कंट्री, तो उस केस में भी पेमेंट तो आप फॉरेन एक्सचेंज उस करेंसी में ही करोगे, डिमांड करेंगे। ठीक है। स्पेक्यूलेशन करने के लिए, ठीक है, अगर लोग चाहते हैं कि वैल्यू चेंज हो, जब भी करेंसी की, करेंसी जब भी अप्रिशिएट होगी, तो हम बीच का गेन बना लें, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड करेंगे। और रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, अगर आपने बाहर से बोरो करा है, अब आप रीपे करना चाहते हो, तो अगेन आपको फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड अराइज होगी, तो इसी में आएगा। ठीक है, हमें कोई भी इसमें से दो पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आता है, इलैबोरेट एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट के आपको कोई भी दो कंपोनेंट्स बताने हैं। तो देखो, कैपिटल अकाउंट में आता क्या क्या है, एक तो बोरिंग्स एंड लैंडिंग्स, दूसरा आता है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। सो वही लिखा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसमें लिखा है
देखो इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा जोर ना डालना पड़े। ठीक है, लिखा हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स ऑफ फॉरेन कंट्री दैट अलाउस कंट्रोल ओवर द एसेट। ठीक है, एक होता है एफडीआई, दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने किसी एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, अब उस एसेट पे आपका पूरा का पूरा कंट्रोल है। ठीक, कि हमने कोई लैंड परचेज करी तो वो उस लैंड पे पूरा कंट्रोल हमारा हो जाएगा, दैट इज एफडीआई। ठीक है, बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि मान लो हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे तो हम पूरी की पूरी कंपनी के ओनर नहीं माने जाएंगे। नहीं भाई नहीं, आपने कोई कंपनी का एक पार्ट, एक शेयर परचेज अगर करा है तो आप उस शेयर के ओनर माने जाओगे, ना कि पूरी कंपनी के। तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स ऑफ फॉरेन कंट्री विदाउट एनी कंट्रोल ओवर द एसेट। ठीक है, सो दोनों एफडीआई और पोर्टफोलियो कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं, इनफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का, और इसलिए हम इसे कैपिटल अकाउंट की पॉजिटिव साइड यानी कि क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा पॉइंट लिखा है लोन्स एंड बोरोइंग्स। सो अ कंट्री टेक्स लोन्स एंड बोरोइंग्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब जो लोन्स एंड बोरोइंग्स हैं वो भी कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, डेट क्रिएटिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं। ठीक है, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो अगेन एज पॉजिटिव आइटम आप क्रेडिट साइड में शो करोगे। ठीक है, तो कोई भी दो पॉइंट्स आपको लिखने थे, हमने लिख दिए, एक तो इन्वेस्टमेंट और दूसरा बोरोइंग्स। ओके, ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लास्ट ही क्वेश्चन है बस ये, फिर खत्म है। तो वो देखो, क्वेश्चन में बोला है द इंडियन इकोनॉमी हैज विटनेस्ड अ शार्प टर्न अराउंड ड्यूरिंग 23-24 विथ एफडीआई इनफ्लोस ऑफ दिस बिलियन यूएस डॉलर एंड नेट एफपीआई इनफ्लोस ऑफ यूएस डॉलर 32.4 बिलियन। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का डेटा आपको गिवन है कि एफडीआई में इनफ्लो हुआ है इतने का और एफपीआई का इनफ्लो है इतना। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द अबव मेंशन्ड इकोनॉमिक वेरिएबल्स, तो हमें डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस करना है बिटवीन दीज वेरिएबल्स, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया ऊपर। एक तो आपको एफडीआई का मतलब बताना है, दूसरा एफपीआई का मतलब बताना है, तो कवर अभी जस्ट हमने किया। ठीक है, वही चीज लिखी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आपको एक डायरेक्ट कंट्रोल मिलता है ओवर दी एसेट्स, लेकिन एफपीआई के अंडर आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक्स में, जिससे आपको पूरे ही पूरे एसेट पे कंट्रोल नहीं मिलता। ठीक है, और बताना है नेक्स्ट पॉइंट में इन विच अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट विल द गिवन वेरिएबल्स बी एंटर्ड एंड वाई, तो बीओपी के कौन से अकाउंट में आप इन इन्वेस्टमेंट को शो करोगे। सो आंसर है हमारा कैपिटल अकाउंट। रीजन क्या है कि कैपिटल अकाउंट में आप सभी ट्रांजैक्शंस दिखाते हो जो कि एक इकोनॉमी के एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज लेके आए। ठीक है, सो एसेट और लाइबिलिटी में चेंज आएगा इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, इसलिए वो कहाँ पे आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। ठीक है, डन। ओके, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोई लेंदी चीजें नहीं है, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए सारे। ठीक है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस, जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस थे, ज्यादा पीछे तक हम नहीं जाएंगे कि आप 10 साल के पेपर करने बैठे हो, नहीं, कुछ 3-4 साल के पेपर हैं जो कि पैटर्न सेम है, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए, और 6 ही नंबर का यूनिट है। ठीक है, तो 2-3 तो एमसीक्यूज बनते हैं, बाकी 3 से 4 नंबर में आपका क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हमने सारे के सारे कवर कर लिए। ठीक है, बाकी अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करो। ठीक है, वैसे मेजोरिटी क्वेश्चंस हमने सारे के सारे कर लिए। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा काम हो गया डन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने आप लोगों को मैक्रो के सारे यूनिट्स के सारे पीवाईक्यूज करवा दिए। ठीक है, सो टोटल 5 वीडियोस में हम लोगों ने पांचों यूनिट्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज कवर करे, जिसमें न्यूमेरिकल्स भी थे, ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चंस भी थे और थ्योरी क्वेश्चंस भी थे, तो सारे हमने कवर करे। आप एक एक करके चेक करो, पढ़ना शुरू करो, और अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो चेक करनी है तो वो भी अपलोडेड है 1 शॉट के फॉर्म में, वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। ठीक, ओके, कोई डाउट आता है तो कमेंट कर देना, कोई और प्रॉब्लम आती है तो भी कमेंट कर देना, वीडियो अगर सही लगी हो तो भी कमेंट करना, खराब लगी हो तो भी कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।